नमस्कार साथियों, वेलकम टू द गुरु ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस बाय जीवन सर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेटेट के प्रथम क्लास की, जो कि है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से एक ना एक सवाल पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है इसमें तो जो पूछे जाते हैं। इसमें नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं और उनके कर्तव्यों की बात की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लासेस को। तो ये देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें अधिकार क्या मिले हैं। जब कोई देश संप्रभु होता है, जब कोई देश अपने फैसले खुद ले सकता है, तो ऐसी स्थिति को संप्रभु कहते हैं। और ऐसा जो भी देश होगा वो अपने नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार देगा, उसे ही हम कहते हैं मौलिक अधिकार। अब हम बात करेंगे कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जैसे सामाजिक अधिकार होता है, नैतिक अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है। यहाँ हम बात करेंगे अधिकार की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अब जरा सोचिए कि यदि आपको कोई अधिकार ही ना हो, आप अपने घरों में जाइएगा, देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इस बात को जरूर गौर कीजिएगा कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपके दोस्त चुप रहो, फिर आप कुछ बोलना चाहते हैं चुप रहो, तो आपको कितना बुरा लगता है। तो आपका विकास कैसे हो सकता है? आपको जब मौका ही नहीं मिलेगा, जब आपको किसी प्रकार के अधिकार ही नहीं मिलेंगे, तो आपका विकास होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है, ये आम आदमी का हक है, ये हमारा हक है। हक यानी अधिकार है, जब हम चाहें उसकी मांग कर सकते हैं। यानी यहाँ ये कहना चाह रहा है कि हमें अच्छे से जीना है, हमें एक सामाजिक प्राणी। अरस्तु ने क्या कहा था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी के कुछ हक भी तो होने चाहिए। हम कोई जानवर थोड़ी ना है कि हमें दुत्कार दे कोई, जब चाहे फटकार दे, जब चाहे यहाँ से वहां हटा दे, जब चाहे कहीं रोक दे। तो हमें भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए ना। ये देखिए, अब सवाल ये उठता है कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों है? हमें मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार तो है ना। जीने का अधिकार है, हमें जिंदगी, मानवता का अधिकार, एक मानव अधिकार होता है जो जन्म से उन्हें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मौलिक अधिकार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास और चहुमुखी विकास, जिसको चहुमुखी विकास होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि आपने ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा होगा, वो भी जान लीजिए। तो मौलिक अधिकार क्या करता है? व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसके मूल विकास, मूल मतलब होता है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। एवं सर्वांगीण विकास, जब आपका मूल विकास होगा तभी तो आप बाकी सोचेंगे। पहले बात आप ये सोचिए, पहले सोचते हैं कि दो पैसा पेट पॉकेट में आए, और जब दो पैसा पॉकेट में आता तब हम सोचते हैं कि उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करके और पैसा कमाएं। कहने का मतलब ये है कि पहले आप बेसिक चीजों पर ध्यान देते हैं, जब बेसिक चीज हो जाती है बाद बाकी चीजों पर तब ध्यान देते हैं। तो वही बात कहता है, मौलिक अधिकार आपकी बेसिक चीजों पर ध्यान देगा, जो आपको मूलभूत है उन पर ध्यान देगा। इसके अलावा आपका सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इन बातों पर भी ध्यान देगा। दूसरा है कि समाज में समानता, यानी हम सभी भारतीय एक हैं। स्वतंत्रता, यानी हम आजाद हैं। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब भाईचारा होता है। एवं आर्थिक सामाजिक विकास, आर्थिक विकास यानी किसी के पास ज्यादा भी ना हो, किसी के पास इतना भी कम ना हो कि वो जी ना सके। और सामाजिक विकास का मतलब समाज में ऊंच नीच, भेदभाव ये ना हो। तो इसको लाने में मौलिक अधिकार सहयोग प्रदान करता है। तो समझ गया आपने कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप देखिएगा तो यहाँ से सवाल पूछे गए हैं कि मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। पहला सवाल तो यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये 2000 ईस्वी में हुआ था। आप मोटा मोटी याद रख लीजिएगा, जिस वर्ष झारखंड का गठन हुआ था उसी वर्ष मानव अधिकार आयोग का भी गठन हो गया था। इस आयोग की सदस्य
एक भूतपूर्व सहयोग सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, है ना, किसका, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और वो कौन वाला, भूतपूर्व यानी रिटायर्ड होना चाहिए, एक वो होंगे। दूसरा होगा एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट का भी एक न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा मानव अधिकारों से संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला 2 सदस्य। तो कुल कितने सदस्य हो गए, 4 सदस्य। एक होगा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का, और 2 ठो ऐसे व्यक्ति जो मानव अधिकारों के बारे में जानकारी रखते हैं। ये कुल 4 होंगे। तीसरा बात यहाँ ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य क्या है। इसका कार्य है शिकायतें सुनना, जांच करना तथा पीड़ितों को राहत पहुंचाना। अब आप सोचेंगे कि मानव अधिकार बीच में कहां से आ गया, अभी मौलिक अधिकार बता रहे थे, बीच में मानव अधिकार कहां से आ गया। तो जरा सोचिए, पहले मानव अधिकार आया होगा, है ना, मानव को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे 2000 में गठन हुआ तो 2000 में आया। आप सोचिए ना, आप जैसे ही जन्म लेते हैं तो आपको कुछ न कुछ अधिकार जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, उसी को मानव अधिकार कहते हैं। उसके बाद जब आप नागरिक कहलाते हैं भारत के, जैसे भारत में नागरिकता तो जन्म के आधार पर भी मिलती, तब आपको मौलिक अधिकार भी लागू हो जाते हैं। तो इसे भी जानना जरूरी है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमें जो मिले हैं वो कैसे मिले हैं, कब मिले हैं और किस तरह मिले हैं, ये बताया जा रहा है। तो पहला है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता के नायकों द्वारा, देखिए जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, आजादी के लिए चल रहा था, तो हमारे जो नायक थे, लीडर थे, उन्होंने समय समय पर इसकी मांग करती रही है कि जब भी हम हो आजाद या जो भी हम नागरिक, देखिए आप सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, जब हम आजाद नहीं भी थे तब भी वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। याद कीजिए 1929 का लाहौर अधिवेशन, नेहरू जी, तो नेहरू जी ने क्या क्या किए थे, और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने मांग किया था ना कि हमारा अंतरिम सरकार का गठन हो, हमारा देश आजाद हो, ये तो मांग करते आए हैं ना समय समय पर। दूसरा 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने नागरिकों के अधिकार की एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं कि अधिकारों की घोषणा पत्र, नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, कब, 1928 में। किसने उठाई थी, तो मोतीलाल नेहरू ने। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ से निकल के आ रहा है दोस्तों कि अगर आपसे ये पूछे रहा कौन ऐसा देश था जो सबसे पहले अधिकारों की मांग की थी और दिया भी था, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले 1955 में नागरिकों के अधिकार की बात की थी। एक सेकेंड 1955 तो बहुत लेट हो जाएगा, यहाँ पर करेक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए आपको बस ये याद रखना है कि नागरिकों के अधिकार सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था और चलाने वाले थे मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये जो शुरुआत की थी उस समय एक महिला थी रोजा पार्कस करके, जो अपने ऑफिस से काम करके वापस आ रही थी। ठीक है, ऑफिस से काम करके वापस आ रहे थे तो उन्हें अंग्रेजों द्वारा कुर्सी, जो चेयर होता है ना गाड़ी में, वहां से उठा दिया गया था और उनके साथ बदसलूकी की गई थी। इसके खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 में चलाई गई थी। यहाँ बात कर रहा है भारत वाला, तो भारत में 1928 में मांग किया था, मिला नहीं था। ठीक है, यही अंतर है। और अमेरिका सबसे पहला ऐसा देश है जिन्होंने ऐसा करके दिखाया, और सबसे पहला अमेरिका ही ऐसा देश है जिन्होंने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सामान्य अधिकार, जो जनरल वाले अधिकार हैं, ठीक है, वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती। देखिए आप सिंपल सी बात याद रखिए, जो मौलिक अधिकार नहीं है बाद बाकी जनरल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है वो तो है ही, जो नहीं है बाद बाकी जनरल अधिकार है। अब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जो अधिकार संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया, यानी उसमें लिखा हुआ है
संविधान में, और इसको लागू करने का प्रावधान भी है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लागू कर दें, इसमें आर्टिकल है। सरकार का कोई भी व्यक्ति या अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, यानी मौलिक अधिकारों को हनन नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। अब हम बात करेंगे कि हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए। तो जब संविधान बना था तो हमें 7 मौलिक अधिकार थे, और 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। लेकिन अभी कितने वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसका वर्गीकरण, यानी किसका वर्गीकरण? तो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। तो पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगर आपसे ये पूछता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से, याद रखिएगा 12 से आप बताइएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा 12 और 13 तो यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। तो 12 और 13 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, परिभाषा दी गई है। 14 से शुरुआत हुआ। चलिए एक एक करके जानते हैं सारे अधिकारों को। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो क्लियर सी बात दिख रही, समानता। तो कानून की नजर में भारत के सभी व्यक्ति समान हैं। ये देखिए अनुच्छेद 14, इसमें ये कहा गया है कि बिना किसी भेदभाव के किसी भी के साथ भेदभाव नहीं होगा। गारंटी कानून देता है। ठीक है, कौन गारंटी देता है? तो भारत का संविधान देता है, भारत का कानून देता है कि किसी के साथ भी भेदभाव अगर होगा तो उसे कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए पहली बात। अगर होता है तो उसे कानून सुरक्षा मिलेगी। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि इसमें सरकार बिना, पहला वाला में देखिए व्यक्ति की बात किया, व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है। 15 कहता है सरकार बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के अधिकार पर स्थान पर अधिकार देगी। मतलब कि सरकार, पहला वाला देखिए अनुच्छेद 14 में व्यक्ति की बात करें, अनुच्छेद 15 में ये कहता है कि सरकार जो भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। चाहे वो धर्म के आधार पर भेदभाव हो, चाहे जाति हो, लिंग हो, जन्म के आधार पर हो, या जन्म का स्थान के आधार पर हो, उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। सबके साथ एक प्रकार की समानता दिखाएंगे। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि इसमें बिना किसी भेदभाव के सरकार द्वारा सार्वजनिक नियुक्तियों में, सार्वजनिक नियुक्ति का मतलब जो नौकरी चाकरी जो बहाली निकलते उसमें सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी और सबको समान मानेगी। अनुच्छेद 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 17 पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अनुच्छेद 17 से पूछा गया सवाल, इसमें छुआछूत के अंत की बात की गई है। अगर आपको छुआछूत शब्द ना मिले तो वहां पर अस्पृश्यता शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में इसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया है। पहले होता था कि तुम दलित हो, तुम ये हो, तुम ये हो, उसके आधार पर भेदभाव होता था। अब ये बंद कर दिया गया है, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। यहाँ उपाधियों पर रोक लगाई गई है। उपाधियों पर रोक का मतलब जमींदार चरण सिंह, राजा राम सिंह, तो ये जो उपाधि आपने लगाए, सरदार, ये सब जो उपाधि लगाते थे ना पहले, इससे भेदभाव होता था। इस जो इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे कि
आप समझिए, जैसे हमने दो तो बताया है, और भी जैसे कि अब आप आम आदमी है और आपने लगा लिया डॉक्टर राकेश कुमार, आप नॉर्मल हैं, तो आपने शैक्षणिक उपलब्धि तो नहीं ली है, लेकिन आपने नाम के आगे ऐसा लगा लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। या फिर अपने नॉर्मल से कोई व्यक्ति का मेजर मोहन सिंह, तो आप सोचिए कि ये कौन सी इस प्रकार का जो उपाधि है, और भी कई उपाधियां हैं, ऐसा नहीं कि मैं इतना ही बोल रहा हूँ, और भी कई उपाधि है, वो आप नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 18 कहता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार, यानी हमें मौलिक अधिकार में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 ये कहता है कि हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम संघ बना सकते हैं, हम सभा कर सकते हैं, पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी भारत में जाकर के बस सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इतना जो बात किया गया है सब कानून के दायरे में होना चाहिए। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, भाषण की आजादी है, तो कुछ भी अनाप शनाप नहीं बक देना है। संघ बनाना है, सभा करना है, तो हथियार लेके नहीं चल जाना है, ये सब मनाही है। कोई भी व्यवसाय आप अपना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चोरी डकैती करना शुरू कर दिया, ये भी नहीं है। अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी अपराध में अभियुक्त को संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई चोरी हो रही है और आपने चोर को पकड़ लिया, अनुच्छेद 20 के हिसाब आप उस पर मार नहीं सकते, उसको बांध के नहीं रख सकते, आप कानून के हवाले कर दीजिएगा। कानून ये फैसला लेगी कि क्या सही है क्या गलत है, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। ये है कि अपराध में अभियुक्त जो है उसे संरक्षण की बात दी है। पुलिस भी ऐसा नहीं कर सकती, किसी को गिरफ्तार करके ले गया तो वो कानून के सामने अदालत में पेश करेगी, अपने हिसाब से उसको नहीं माने। अगर उसके साथ मारपीट भी करता है तो उसको रिमांड पर लिया जाता है। अगला देखिए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ये बात किया गया है कि किसी भी प्रकार के हालात क्यों न हो, उन्हें जीने की स्थिति से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कर्फ्यू लग गया हो, या फिर 144 धारा चल रही हो, 108 चल रहा हो, 104 चल रहा हो, मतलब ऐसा स्थिति यहाँ प्रतिबंध लगाया गया हो, लेकिन आप जीने के अधिकार से उसे वंचित नहीं कर सकते हैं। और इसी में आर्टिकल 21A, जिसे हम कॉ भी कह सकते हैं, वो जोड़ा गया है, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 86वां संविधान संशोधन जोड़ करके इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। अब आपसे ये सवाल हो सकता है कि क्या 614 तक के सभी बच्चों को? नहीं, यदि दिव्यांग बच्चा है तो 6 से 16 वर्ष तक, याद रखिएगा, दिव्यांग है तो 6 से 16 वर्ष तक, और नॉर्मल बच्चा है तो 6 से 14 वर्ष तक। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। अगर आपने किसी भी नागरिक को विशेष मामलों में, कुछ विशेष मामले होते हैं, जैसे कि टाडा होता है, पेटा होता है, और पोटा होता है, मतलब हथियार कानून हो गया, या कुछ भी ऐसा ड्रग्स केस हो गया, या कुछ ऐसा वाला विशेष वाला जो भी है, उसमें गिरफ्तारी तो होगी, ये नहीं कहते गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन हिरासत में सुरक्षा देना है। कहीं आपके हाजत में कोई आके मार न दे उसको, कोई खतरनाक, मान लीजिए कोई ऐसा देशद्रोह में पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया और उसमें जनता भड़की हुई रहती है, तो उसे पीट पीट के मार भी सकती है, तो ऐसी स्थिति में उसे बचाना है। इसीलिए आप देखिएगा कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत उसको लेकर के भाग जाता है, छोड़ता नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक, चलिए देखते हैं यहाँ पर। इसमें मानव व्यापार यानी तस्करी जिसको बोलते हैं, बल प्रयोग, बेगारी, बेगारी का मतलब नाम मात्र का पैसे में काम करवाना, या बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध की बात की गई है। पहले बंधुआ मजदूरी होता था कि एक बार पैसा ले लिया तो जिंदगी भर उसको खटना पड़ता था। अनुच्छेद 24 कहता है इसमें खदानों में, कारखानों में और खतरनाक कामों में
14 वर्ष तक के बच्चों को आप काम पे नहीं लगा सकते, तो बच्चों की मनाही की गई है। भारत में 15 से लेकर 69 तक को कामगार वर्ग में रखा गया है, यानी वो काम करने के लायक है, तो बच्चों को, ठीक है, खदानों या खतरनाक कामों में लगाने की मनाही की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, ये देखते हैं। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं या प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हर जगह लेकिन है, आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक एवं परोपकारी कार्य करने वाली संस्थाओं की स्थापना की चाहिए, जैसे कि एनजीओ है, जैसे कि वृद्धा आश्रम है, तो इसकी स्थापना करने की बात की गई है। और भी कई सारे हैं, मैं सिर्फ 2 बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही होगा। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि आप धर्म प्रचार या धार्मिक संप्रदाय को देख रेख करने के लिए या जबरदस्ती किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यहाँ पर हम अगर क्लियरली बात करें तो यहाँ धर्म परिवर्तन की बात भी आ रही है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में, यानी अगर कोई सरकारी बिल्डिंग है जहाँ पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, तो जबरदस्ती किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आपको धार्मिक शिक्षा ही देनी है तो आप अपने धार्मिक विद्यालय खोल सकते हैं। अब अनुच्छेद 29 से 30 तक में हम देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपने विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की बात की गई है। यहाँ कह रहा है कि आप अपनी संस्कृति, लिपि, भाषा को बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा लगता है कि हमारा ये भाषा पिछड़ रहा है या हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है, तो आप उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषा अल्पसंख्यक को शिक्षक संस्थाओं नहीं होगा, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना उसके प्रशासन की बात की गई है। जैसे कि आप देखते हो मदरसा स्कूल, वो अपना धार्मिक अल्पसंख्यक है तो वो अपना शिक्षण संस्थान चलाते हैं, उसको प्रशासन की बात की रही, वो उसको बंद नहीं किया गया, देखिए चल ही रहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, और यहीं से न्यायालय रीट जारी करता है। रीट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, कितने प्रकार के रीट होते हैं, कौन कौन जारी करता है, क्या है उसके मामले में, वो भी बताएंगे। लेकिन संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। किस आर्टिकल को कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है। अब सवाल ये उठता है क्यों कहा है? तो देखिए, ये जो है ना, ये हर बात पर नजर रखता है। ये आर्टिकल 32 में आप सुधार की बात की गई है, कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसकी बात की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर रखता है, उसकी बात की गई है। तो चलिए रीट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार के रीट की बात करी गई। और रीट कौन जारी करता है? तो रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन रीट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। फिर से सुनिए, अधिकतर रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी कर सकता है, वो आर्टिकल 226 के तहत। कितने रीट की बात की गई है? 5 प्रकार के रीट, और रीट से सवाल तो पूछे ही गए हैं। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय या जज के सामने उपस्थित करने की बात करता है। कि अगर किसी को गिरफ्तार करके ले गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोर्ट में या जज के सामने हाजिर करना होगा कि इस व्यक्ति को हमने इस तहत गिरफ्तार किया है।
और अगर गिरफ्तार करने वाले को न्यायाधीश पाते हैं कि ये गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस वाले को ये कहा जाएगा इसको बाइज्जत घर तक पहुंचा के आइए जहां से आपने उठाया है इसे। परम आदेश, यह इसके अंतर्गत यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने पद का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय उसके खिलाफ कर्तव्य पालन की आज्ञा दे सकता है। मतलब कोई ऐसा अधिकारी है जिसको जो काम करना चाहिए नहीं कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा रीट जारी करके कि आपको अपना कर्तव्य अच्छे से करना चाहिए। तीसरा है प्रतिषेध, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निचले अदालत को या अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिए कह सकता है। यानी उसे ऐसा लगता है कि ये मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है तो कहेगा आप इसको छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। और अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ है आपका अधिकार क्या है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आपका अधिकार क्या है। यह रीट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, तो न्यायालय रीट जारी करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करती है और अगर सही नहीं पाया गया उसे कार्य करने पर रोक लगा सकती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि वो अधिकारी है ही नहीं लेकिन नकली बन करके, या फिर कोई अधिकारी का वो अधिकार नहीं है। मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति है और उसे अधिकार नहीं है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जाकर के वो जबरदस्ती कर सकता है या कर रहा है, तो उसके बारे में जानकारी लेता है और उसको रोकता है। अगला है उत्प्रेक्षण, पांचवा, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अधिकार को रद्द कर सकता है। अब एक कहानी सुनिएगा। एक व्यक्ति है और यहाँ पर घटना इस प्रकार घटती है कि गैस सिलेंडर फटता है और उसकी वाइफ मर जाती है। तो अधीनस्थ न्यायालय में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसको सेशन कोर्ट भी कहते हैं, वहां पर जाता है और जाने के बाद उसको फैसला दिया जाता है मृत्यु दंड का पूरे परिवार को। किसको किसको? पति को, देवर को, सास को और ससुर को। अब ये व्यक्ति क्या करता है, हाई कोर्ट चला जाता है। हाई कोर्ट में ये फैसला आता है कि नहीं, सबको बाइज्जत बरी किया जाए क्योंकि सिलेंडर फटा था। अब परिवार वाले, जो लड़की परिवार वाले थे, उसको समझ में नहीं आया तो उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जानकारी जुटाया तो पता चला कि सारी गलती लड़के की थी, यानी दूल्हा का थी, उसे फांसी दिया जाए। कुछ गलतियां माता पिता की थी, उसे भी उम्र कैद दिया जाए, और देवर उसमें घर पर नहीं था, उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। तो यहाँ देखिए अधिकार रद्द हुए कि नहीं हुए। जो आदेश दिया गया था निचले अदालत द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। और भारत में 100 में से मात्र 4% को फांसी की सजा दी जाती है, बाद बाकी को उम्र कैद में तब्दील किया जाता है। तो ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसको देखते हैं। तो इसको बोलते हैं डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको बता दिए हम, फुल फॉर्म इसका याद रख लीजिए, पूछ सकता है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये जो आया कहां से है। तो ये इसका जो स्रोत है ना, वो स्पेन के संविधान से आया, ठीक है। लेकिन ये स्पेन के संविधान से भारत में डायरेक्टली नहीं आया, ये पहले गया आयरलैंड के संविधान में और फिर आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। तो आयरलैंड के संविधान में जो 45वां अनुच्छेद है डीपीएसपी का, वो हमारे देश में लिया गया है। अब देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार, ये तो आपने देखा कि भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई। उद्देश्य क्या है इसका लागू करने का? इसका उद्देश्य है लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित। और यहाँ से दोस्तों सवाल पूछे गए हैं, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांत से लिया गया है, जिसको हम तत्व भी कहते हैं। अब दोनों में अंतर देखेंगे, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है, और सारी एक एक गहन नहीं जाएंगे हम, जो एग्जाम दृष्टि से सही है उसे ही लेंगे। ये देखिए, डीपीएसपी का दायरा जो है असीम है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और बड़े स्तर पर कार्य करता है, यानी नीति निदेशक तत्व बड़े स्तर पर है, जबकि मौलिक अधिकार छोटे स्तर पर है। उसको सीमित है, वो 6 ही है। डीपीएसपी में सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश की नीतियों और कानून बनाने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। यानी देश कैसे अच्छे से चलेगा, नीति जो कानून कैसे बनेंगे, नियम कैसे बनेंगे, वो सब बातें इसमें लिखी गई नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन मौलिक अधिकार में इतनी बातें नहीं लिखी गई है। मौलिक अधिकार प्रवृत्ति में नकारात्मक या निर्देशात्मक है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है उस पर रोक लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। जब राज्य में संवैधानिक तत्व विफल हो जाते हैं, जब देश में बाहरी आक्रमण हो जाता है, या फिर मतलब क्या कहते हैं, आर्थिक स्थिति संकट में पड़ जाती है देश का, तो आपके मौलिक अधिकारों में रोक लगाया जा सकता है। सिर्फ आर्टिकल 21 को छोड़ के, जो कि जीने का अधिकार है, उसको छोड़ के बाद बाकी पर रोक लगाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता खत्म कर देगा, क्योंकि ये राज्य द्वारा दिए जाते हैं। दूसरी ओर नीति निदेशक सिद्धांत जो है सकारात्मक है, ये कभी भी नहीं बदल सकता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार एक साथ चलते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के नीचे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये देश की व्याख्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है। अब देखते हैं डीपीएसपी में संशोधन हुआ था क्या? हाँ, हुआ था संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें संविधान के भाग 4 में कुछ जोड़ा गया था। देखिए, पहला बात तो आपको ये याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है। और इसमें भाग 4 में कुछ जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39A, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43A, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48A, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। ये संशोधन के द्वारा किए गए थे। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1976, यहाँ 78 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 78 होगा, इसको आप सुधार करें। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। 76, देखिए कैसे याद रखिएगा, तो 42 का हो गया 76, ठीक है, और 44 का हो गया 78। अब देखिए गैप कितने का, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, ठीक है। चलिए, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषणा करता है। देखते क्या घोषणा करते हैं, राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच की स्थिति, सुविधाओं और अवसर संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। यानी कि जो कि असमानताएं समाज में व्याप्त है, जो भी असमानताएं हमारे देश में हैं, जो लोग पिछड़ रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेगा। संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 31, देखिए अनुच्छेद 31 में पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जिसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, अनुच्छेद ये संपत्ति के अधिकार हटाया है 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में ये जान लीजिए कि हमें कुछ अधिकार दिया है, तो हमें कुछ अपने देश के लिए करना भी चाहिए। जब संविधान बना था तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, और बाद में उसमें एक और जोड़ा गया। अभी कितने हैं, तो अभी 11 है। ये देखते हैं, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, जिसकी आवश्यकता 1975 और 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी। तो पहला सवाल तो यही उठ जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी, तो ये किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। और कब किया था, 1976 में। और 76 में क्या हुआ था, याद कीजिए, 42वां संविधान
संशोधन। इसके भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और जब संविधान शुरू हुआ था, जब संविधान बना था, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तो 86वां पर एक बात और फिर से करने की जरूरत है। 86वां संविधान संशोधन में ही आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसको हम शिक्षा का अधिकार भी कह सकते हैं। 6 से 14 तक के बच्चों को जो फ्री में शिक्षा देने की बात की गई, वो वाला। तो इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और आपको पता चलेगा कि कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य था। अब मैंने तो बता ही दिया, फिर भी अब देखते हैं मौलिक कर्तव्यों की जरूरत ही क्यों है। तो मौलिक कर्तव्य क्या करता है, बाद बाकी चीजों तो आपको दिया ही दिया है। तो नागरिकों से चाहता है कि संविधान का पालन करें, अच्छे आदर्शों को बढ़ावा दें, अनुसरण करें अच्छे आदर्शों का। और इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में जो हमें प्रेरणा मिली थी कि देश की रक्षा करनी है, जब देश के लिए हमें बुलाया जाएगा तो तत्पर रहना है। जैसे कि हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में प्रत्येक नागरिक को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और जब युद्ध होता है तो नागरिक भी उसमें जाकर के भाग लेते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन भाग तो लेते हैं अपने देश के लिए, देश की सेवा करने, सौहार्दता, बंधुत्व भावना को बनाए रखने, पराधर्मिता का संवर्धन करने, भाषाविद और क्षेत्रीय एवं वर्ग विविधताओं का विकास करने का आदेश देता है। यानी कि हमें अपने देश का कैसे विकास करना है, हमसे भी कुछ संविधान मांग करता है कि आपका देश है, अपने देश के लिए अच्छा कीजिए। यही बात इसमें की गई है। मौलिक कर्तव्य को 1976 में संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो हमने बताया था कि किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और इसमें कहा गया संस्कृति को बनाए और रखने और बढ़ावा देने के अलावा मौलिक अधिकारों की तुलना में इन कर्तव्यों को लागू करने में विधायिका के हाथों को मजबूत करता है। अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची नीचे दी गई है, ठीक है। तो फिर से आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए कि मौलिक कर्तव्य की जो बात है वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। कब की गई थी, तो 1976 में की गई थी। कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां हुआ था। और कहाँ जोड़ा गया था, तो भाग 4 के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। कितने थे शुरुआत में, शुरुआत में 10 थे, अभी कितने हैं, 11 हैं। कौन कौन से दिए हैं, देख लीजिए, ये वाले हैं। पहला है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। याद कीजिए, जब सिनेमा हॉलों में फिल्म चलता था, जन गण मन जय ही चलता था, तो हम सभी खड़े हो जाते थे। दूसरा है स्वतंत्रता, पहला तो हो गया। दूसरा ये पहला हुआ। दूसरा है कि स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, यानी स्वतंत्रता जब आजादी हुई थी, हम लोग क्या चाहते थे और हम उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। संप्रभुता का मतलब अपने फैसले स्वयं लेने की जो बात है वो। अखंडता का मतलब देश को टूटने नहीं देना है। चौथा है कि जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्र कर्तव्य का पालन। जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपको बुलाया जाएगा कि हमारे देश में नहीं है ऐसा। याद कीजिए जो लाल बहादुर शास्त्री का वह काल, जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लोगों से आह्वान किया था कि सप्ताह में एक दिन खाना ना खाएं, और प्रधानमंत्री खुद भी छोड़ते थे, पूरे देशवासियों ने सहयोग किया था। और साथ में अपने छतों तक में भी गेहूं उगाए जाते थे। और उसी समय हरित क्रांति MS स्वामीनाथन द्वारा भारत में लाई गई थी। और इस बार उसे स्वामीनाथन को भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया। भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। ये सब बातें ये हमारे कर्तव्य में आते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, और देख लेते हैं 6। तो यहाँ देखते हैं, है ना। अगला है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। हमारा भारत जो है विविधताओं का देश है, यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियां हैं, इसे बचाए रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, ये भी हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है, यानी अच्छे सोच को विकसित करना, देश विकास कैसे हो वो। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जैसे कि आप कई देखे होंगे ट्रेनों में खिड़कियां तोड़ देते हैं, सीट फाड़ देते हैं, बॉल चुरा लेते हैं, इसके बाद सार्वजनिक बिल्डिंग को घूमने आते तोड़ फोड़ कर देते हैं, फवारे वगैरह तोड़ देते हैं, है ना। और उत्कृष्टता का प्रयास करना। और ये जो 11वां जोड़ा गया ना, 11वां यही है, सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जरूर स्कूल भेजें, ये वाला।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डेली क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो ज़रूर से जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन टाइम पर मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।